काउंट नहीं की, तो हॉलीडेज़ और ओवर टाइम वगैरह इसमें काउंटेड नहीं है, क्योंकि वो कंपनी टू कंपनी वेरी कर रहा होता है। बहुत ज़्यादा कंपनी में ओवर टाइम और सैटरडे संडे और हॉलीडेज़ का काम नहीं मिलता। सैलरी को बताने से पहले सबसे पहले मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि भाई ये मिसकंसेप्शन पैदा कहाँ से होती है कि हमारी सैलरी लाखों में होती है, ये लाखों में वाकई नहीं होती। तो इसको हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली रीज़न क्या होती है? सबसे पहली रीज़न ये होती है कि भाई हम जिस तरह से पाकिस्तान में हमें सैलरी मिलती है, वो जितनी भी हमारी 1 लाख हो चाहे 50,000 हो, तो वो डायरेक्टली हमारे अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है और हमें लगता है कि ये हमारी सैलरी होती है, और हमें लगता है कि कोरिया के अंदर भी ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता। दूसरी जो रीज़न होती है, दूसरी रीज़न ये होती है कि हम जैसे कोरिया की जो सैलरी होती है उसको तो हम जो है ना वो कन्वर्ट करके पाकिस्तानी पैसों में देखते हैं, लेकिन जब उस पर ख़र्चे निकालने की बात आती है, जब हमारे जो पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं उनकी बात आती है, तो हम वहाँ से पाकिस्तानी हिसाब लगाना शुरू कर देते हैं कि पाकिस्तानी रुपीज़ में हम इस तरह ख़र्चा करते हैं तो कोरिया में भी हमारा इस तरह ख़र्चा हो जाएगा। ये दो मिसकंसेप्शन होती हैं जिसकी वजह से हमें सैलरी समझ में नहीं आती। चलिए आप बात कर लेते हैं कि हमारी सैलरी होती कितनी है। जो हमारी बेसिक सैलरी होती है, जो के ऊपर लिखी होती है, वो लिखी होती है तकरीबन 21 लाख वॉन। उसकी डिटेल ये होती है कि हफ्ते में अगर आप 5 दिन काम करते हैं 8 घंटे डेली के हिसाब से, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि कोरिया के अंदर जो आपका ब्रेक का टाइम होता है वो ड्यूटी में काउंट नहीं होता। तो ये मत समझिएगा कि अगर आप 8 घंटे काम करेंगे तो तभी 8 घंटे बनेंगे, ऐसा नहीं होता। घंटे काम करते हैं तो तब आपकी जो ड्यूटी टाइमिंग होती है तब वो 8 घंटे काउंट होती है, क्योंकि जो 1 घंटा होता है वो ब्रेक का होता है और कोरिया में वो ब्रेक का घंटा आपकी ड्यूटी में काउंट नहीं होता। आगे बात को बढ़ाते हैं। हमारी जो सैलरी होती है 8 घंटे के हिसाब से हफ्ते के 5 दिन वीकेंड को छोड़कर वो बनती है 21 लाख वॉन। 21 लाख वॉन हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कोई नहीं होती, उसमें कुछ डिडक्शंस होती हैं। अब हम उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे मेजर जो डिडक्शंस होती हैं वो आपकी इंश्योरेंसेज होती हैं। तो इंश्योरेंसेज जो होती हैं वो तकरीबन 3-4 किस्म की होती हैं, इंक्लूडिंग इनकम टैक्स, वो सब मिला के आपका 10% बन जाता है। तो अगर 21 लाख वान से आप 10% को निकालें तो ये आपका बच जाता है तकरीबन 19 लाख वान। तो 19 लाख वान आपके पास आ चुके हैं, इंश्योरेंस आपने पे कर दी है, आपने डिडक्शन भी सारी तकरीबन करवा दी हैं। अब चलते हैं, हम कोशिश करते हैं कि भाई हमारे खर्चे फर्दर किस तरह से होते हैं और कितने होते हैं। तो ये आपके अकाउंट में आ गया। इसके बाद शुरू होती है आपकी मेन बात, आपका रूम का रेंट। अगर आप सेपरेट रूम में अलग रूम आपने खुद से रखा हुआ है तो उसकी जो रूम का फेयर है वो बहुत ज़्यादा होगा, लाइक वो 6 लाख से 7 लाख तक भी हो सकता है। लेकिन अगर आप कंबाइन रहते हैं, 3-4 बंदे रहते हैं रूम के अंदर, तो फिर आपका जो रूम का रेंट है वो 2 से 2.5 लाख के लगभग हो जाएगा। हम उसको 2 लाख कर लेते हैं रूम का रेंट आपका। अगली जो डिडक्शन होती है वो आपका होता है मोबाइल का बिल। हमारे पाकिस्तान में ये होता है कि हम एक सिम रख लेते हैं, हम सिम में बैलेंस लोड करवाते हैं या पैकेज करवाते हैं और उस तरह हम उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको मंथली जो है ना वो बिल की फ़ी पे करनी पड़ती है। जैसे लैंडलाइन का बिल होता है उसी तरह ही कोरिया के अंदर आपको मोबाइल का भी मंथली आपको पे करना पड़ता है। और वो अगर उसका अंदाज़ा लगाएं तो तकरीबन 80,000 वॉन से लेकर 1.5 लाख वॉन तक बनता है। इसको हम जो है ना वो राउंड आउट करके 1 लाख वॉन कर लेते हैं। आपने रूम का रेंट भी पे कर दिया 2 लाख, आपने 1 लाख मोबाइल का बिल भी पे कर दिया और 19 लाख आपके पास था, जो 3 लाख उससे निकाल दें तो ये बच जाएगा आपका 16 लाख। तो 16 लाख आपके पास बच चुका है। अब इसमें जो मज़ीद डिडक्शन होती हैं उसकी बात कर लेते हैं। मज़ीद जो सबसे मेन बड़ी डिडक्शन होती है वो भाई साहब आपका होता है जो आपका ग्रोसरी होती है या आपका जो खाने पीने का खर्चा होता है। अगर आप अपना खाना खुद बनाते हैं तो फिर भी मेरे हिसाब के मुताबिक आपका तकरीबन 4 लाख से लेकर 5 लाख खर्चा हो जाता है। अगर इसको 5 लाख को निकाल लें तो आपके पास बच जाता है 1 लाख तकरीबन। 1 लाख आपके पास बच जाएगा। इसमें अब एक और चीज़ रहती है, वो रहती है आपका गैस और बिजली का बिल, जो कि तकरीबन 1 लाख से लेकर 2 लाख बन जाता है, लेकिन हम उसको मिनिमम करके 1 लाख ले लेते हैं। तो पीछे आपके पास बच गया 9 लाख या 10 लाख। तो ये आपके पैसे होते हैं जो आपकी जेब में आते हैं। अभी हमने इसमें से आपकी शॉपिंग, आपके खर्चे, आपकी ट्रैवलिंग कोई चीज़ भी डिटेक्ट नहीं की। वो आपके पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कौन कितने खर्चे करता है और कौन कितने खर्चे नहीं करता। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, इससे आप समझ सकते हैं। लेकिन एक बात मैं पहले बता दूं कि इसमें हमने ओवर टाइम काउंट नहीं किया, हमने हॉलीडेज़ की। बेसिकली काम तकरीबन यही मिलता है। कुछ ज़्यादा लकी लोग होते हैं जिनको ओवर टाइम भी बहुत ज़्यादा मिल जाता है, वो अनस्टेबल होता है, कभी मिल जाता है कभी नहीं मिलता। उसको इसलिए मैंने काउंट नहीं किया। तो बेसिक सैलरी के हिसाब से आपके जेब में जो पैसे आने हैं वो 8 लाख से लेकर 9 लाख। अगर आप बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव बन जाएं, बहुत ज़्यादा सेविंग करना शुरू कर दें, एग्रेसिव हो जाएं, तो फिर आप 1 मिलियन तक बचा सकते हैं।
तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था, फिर भी मुझे ज़रूरी लगा कि इसको कवर करूँ। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।